जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका बॉर्न टू डेयर यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। भारत के आधुनिक इतिहास में यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज के अंदर बुद्धिजीवियों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो चुका था जो न सिर्फ अंग्रेजों के वैचारिक प्रहार की बल्कि अपने समाज और धर्म में भी व्याप्त दुर्बलताओं की बेहतर समझ रखता था। भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग ने बुद्धि व तर्क की कसौटी पर अपने धर्म और समाज को रखकर उसकी बुराइयों को दूर करने के लिए एक सक्रिय आंदोलन चलाया जिसे हम सामाजिक और धार्मिक आंदोलन कहकर पुकारते हैं। इस सुधार आंदोलन के जो सबसे मुख्य प्रवर्तक थे उनका नाम था राजा राम मोहन राय। इसलिए इनको भारतीय पुनर्जागरण तथा आधुनिक भारत का निर्माता कहकर पुकारा जाता है। इनके अन्य नामों में इन्हें प्रातःकालीन या सायंकालीन का तारा भी पुकारा जाता है। ये आधुनिक भारत के पिता भी कहे जाते हैं। ठीक, तो राजा राम मोहन राय ही भारतीय समाज सुधार के प्रवर्तक थे। इनके बहुत सारे नाम हैं जो एग्जाम में छोटे छोटे टर्म में पूछे जाते हैं, जैसे भारतीय पुनर्जागरण या आधुनिक भारत का निर्माता कह लीजिए, या प्रातःकालीन या सूर्यकालीन तारा कह लीजिए। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है। आधुनिक भारत के ये पिता भी कहलाते हैं। तो इसी क्रम में हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहली संस्था जिसका नाम है ब्रह्म समाज। और इस ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। अब देखिए ब्रह्म समाज क्या था और कैसे इसकी स्थापना हुई, क्या क्या इसके कार्य थे। तो हिंदू धर्म और समाज सुधार में सर्वप्रथम जो प्रवर्तक हुए वो थे राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के बचपन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि इनका जन्म 1772 ईस्वी में बंगाल के हुगली में राधानगर गांव में हुआ था। बचपन से ये कुशाग्र कुबुद्धि के थे और 15 वर्ष की आयु में इन्होंने मूर्ति पूजा के विरोध में एक लेख लिखा था। उस लेख में मूर्ति पूजा की आलोचना की गई थी। तो इस लेख को पढ़कर इनका उनके पिता से वैचारिक मतभेद हो गया। इस वजह से इन्होंने घर छोड़ दिया और नेपाल चले गए। नेपाल में जाकर इन्होंने वहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की, यानी बौद्ध धर्म से इनका परिचय हुआ। पुनः 1803 ईस्वी में जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो ये वापस घर आते हैं और उसके बाद से ये कंपनी में कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो कंपनी में ये दीवान के पद पर कार्य करना प्रारंभ करते हैं और इस तरह से इन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो जाता है। अब राजा राम मोहन राय के कुछ कार्य देख लेते हैं कि क्या क्या उन्होंने किया था। राजा राम मोहन राय ने 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा नाम की एक सभा बनाई थी। ठीक, तो ये एग्जाम में पूछता है आत्मीय सभा किसने बनाई। राजा राम मोहन राय ने कब बनाई थी? 1814 ईस्वी में बनाई थी। और 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। वर्ष 1817 ईस्वी में कलकत्ता में डेविड हेयर नाम के एक घड़ीसाज थे जो हिंदू कॉलेज की स्थापना करना चाह रहे थे। इस कॉलेज की स्थापना में राजा राम मोहन राय ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राजा राम मोहन राय ने भारतीय धर्म में बहुदेववाद, मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड इत्यादि की आलोचना करने के लिए 1809 ईस्वी में तुहफतुल मुहावुद्दीन नाम की एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, जिसका तात्पर्य था एकेश्वरवादियों का उपहार। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में 20 अगस्त 1828 ईस्वी को एक महत्वपूर्ण संस्था बनाई जिसका नाम था ब्रह्म समाज। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की? 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। शुरू में इस समाज का नाम या इस संस्था का नाम था ब्रह्म सभा। राजा राम मोहन राय ने अपनी इस संस्था के द्वारा परंपरागत मूल मान्यताओं का जोरदार खंडन किया और भारत के आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया। राजा राम मोहन राय को ही भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। तो ये उपनाम जो हैं, जितने भी उपनाम बीच में आएंगे इनके, वो याद करते चलिएगा, ये जरूरी होते हैं। तो भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को बोला गया। इन्होंने कई भारतीय भाषाओं में महत्वपूर्ण पत्रिकाएं संपादित की हैं। उनमें से 3 ये मुख्य है जो एग्ज़ाम में आते हैं। पहला है संवाद कौमुदी, ये 1821 में की गई प्रकाशित, और ये बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। इसके अलावा इन्होंने मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया है जो 1822 ईस्वी में होता था और फारसी भाषा में होता था। और इन्होंने ब्रह्मानिकल मैगज़ीन भी प्रकाशित किया 1822 ईस्वी में, और इसकी भाषा होती थी अंग्रेजी। तो इनके 3 महत्वपूर्ण ये समाचार पत्रिकाएँ इनकी 3 महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएँ ये हैं: संवाद कौमुदी 1821 में, मिरातुल 1822 में, और ब्रह्मानिकल मैगज़ीन 1822 ईस्वी में। सती प्रथा के उन्मूलन के लिए चलाए गए आंदोलन इनके विशेष रूप से सफल है। तो राजा राम मोहन राय को विशेष तौर पे जाना जाता है सती प्रथा के लिए। ठीक, तो ये बात आप याद रखिए, सती प्रथा के उन्मूलन में इनका विशेष योगदान था। 1829 ईस्वी में इन्होंने आंदोलन के परिणाम स्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में अधिनियम 17 के अंतर्गत सती प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित करा दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं और आते भी हैं कि सती प्रथा किसके शासनकाल में बंद हुई। तो ये विलियम बेंटिंक के शासनकाल में बंद होगी 1829 ईस्वी में। और किसके परिणाम स्वरूप बंद होता है, क्या किसके प्रयासों से बंद होता है? तो ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंद होता है।
राजा राम मोहन राय तत्कालीन मुगल शासक अकबर द्वितीय के पेंशन के मामले में ब्रिटेन की यात्रा पर जाते हैं। यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देने वाले यही मुगल सम्राट अकबर द्वितीय थे। तो ये क्वेश्चन आता है कि इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, तो वो थे अकबर सेकंड। ठीक, अकबर द्वितीय थे जिन्होंने इनको राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय ब्रिटेन जाते हैं और वहाँ पे 1833 ईस्वी में ब्रिस्टले नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं पर इनकी समाधि बनी है। इनकी मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का कार्यभार द्वारका नाथ ने संभाला। 1843 ईस्वी में इसका नेतृत्व उन्होंने अपने पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर को सौंप दिया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने इससे पूर्व ही यानी ब्रह्म समाज के हेड बनने से पहले वो 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा संस्था की स्थापना वो कर चुके थे। ठीक, इस संस्था के द्वारा तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन भी किया जाता था और प्रकाशन कौन करता था, देवेंद्रनाथ टैगोर। ये थे तत्वबोधिनी सभा या तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादन करने वाले। अब ब्रह्म समाज में देवेंद्रनाथ टैगोर थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने बाद में केशव चंद्र सेन को भी इस संस्था में जोड़ लिया। अब ये एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बनेंगे केशव चंद्र सेन, क्योंकि इन्होंने बहुत प्रयास किया ब्रह्म समाज को फैलाने में। तो ब्रह्म समाज का जो मैक्सिमम विकास हुआ है वो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से हुआ है। समय के साथ साथ केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्म समाज क्या होता है, 1865 ईस्वी में 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। अब देखिए, ये था कि केशव चंद्र सेन जो थे वो थोड़ा उदारवादी सोच के थे, मतलब वे सभी धर्मों का आदर करते थे और चाहते थे कि हर धर्म की अच्छी अच्छी बातें जानने के प्रयास करते थे। तो उनका उदारवादी सोच ही उनके लिए घातक साबित हो गया और उनका देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ मतभेद उत्पन्न हो गया, वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1865 में ब्रह्म समाज 2 शाखाओं में बंट गया। ब्रह्म समाज का जो भाग केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में था उसको ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया या भारतीय ब्रह्म समाज, कहीं कहीं पे इसे भारतवर्षीय ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। ठीक, दूसरा जो भाग था जिसमें देवेंद्रनाथ टैगोर पहले से ही थे उसको आदि ब्रह्म समाज कहा गया और ये विभाजन होता है 1866 ईस्वी में। तो याद ये करना है कि 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन होगा 2 भागों में। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया या भारतीय ब्रह्म समाज, कहीं कहीं पे इसे भारतवर्षीय ब्रह्म समाज भी कहते हैं, बनाया गया तथा देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। आदि ब्रह्म समाज क्या है, ये वही पुराना ब्रह्म समाज ही है, उसका नाम बदल के अब आदि ब्रह्म समाज हो गया। ठीक, केशव चंद्र सेन बाल विवाह के विरोधी थे और उन्हीं के प्रयासों से 1872 ईस्वी में ब्रह्म मैरिज एक्ट या सिविल मैरिज एक्ट या इसी को नेटिव मैरिज एक्ट भी कहा जाता है वो पारित किया गया था और इस एक्ट के द्वारा ये बोला गया था कि बाल विवाह को क्या करेंगे, पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो ब्रह्म मैरिज एक्ट में क्या कहा गया था, इसमें ये बात बोली गई थी कि विवाह के लिए न्यूनतम जो आयु होगी लड़की की वो होगी 14 वर्ष और लड़के की होगी 18 वर्ष। ये उस समय यानी 1872 के समय की परिस्थिति है, उस समय के हिसाब से ब्रह्म मैरिज एक्ट में ये बात कही गई थी। केशव चंद्र सेन के ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया यानी भारतीय ब्रह्म समाज में भी 1878 ईस्वी में विभाजन हो जाता है। तो ब्रह्म समाज शुरू में 2 भागों में बढ़ता है, एक केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारतीय ब्रह्म समाज और एक पुराना वाला जो था ही वो देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज। इसके बाद केशव चंद्र सेन वाली संस्था यानी भारतीय ब्रह्म समाज भी 1878 ईस्वी में फिर से 2 भागों में बढ़ जाती है। और इसका कारण क्या था, इसका कारण ये था कि केशव चंद्र सेन ने अपने प्रयासों से बाल विवाह प्रतिबंधित कराया था, परंतु खुद केशव चंद्र सेन की ही 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के एक महाराजा के साथ कर दिया जाता है। इनकी खुद की पुत्री की आयु मिनिमम आयु 13 वर्ष है। अब इन्होंने एक्ट पारित करवाया है जिसमें बोला गया है कि महिला की उम्र 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो इस कारण से केशव चंद्र सेन की जो भारतीय ब्रह्म समाज थे उसके सदस्यों के बीच मतभेद आ जाते हैं। उनके इन नीतियों से नाखुश होकर आनंद मोहन बोस तथा शिव नारायण शास्त्री ने इन दोनों ने एक नई संस्था साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली। ठीक, तो भारतीय ब्रह्म समाज अब फिर से 2 भागों एक भाग में बढ़ गया जिसमें आनंद मोहन बोस और शिव नारायण शास्त्री अलग हो गए और इन दोनों ने मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली। कारण यही था कि केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह एक्ट तो लाया परंतु खुद अपनी ही बेटी का विवाह कूच के एक महाराजा से कर दिया और इनकी पुत्री की उम्र 13 वर्ष थी, यानी ये बाल विवाह था। विभाजन के पश्चात जो केशव चंद्र सेन की ब्रह्म समाज थी उसका नाम नव विधानसभा पड़ जाता है। नव विधानसभा क्यों पड़ता है, क्योंकि केशव चंद्र सेन बाद में फिर ये चूँकि उदारवादी सोच के थे ही तो ये बाद में अन्य धर्मों के संपर्क में आते हैं, ईसाई पादरियों के संपर्क में भी आते हैं और इस तरह से इन्होंने अपना नया समाज का नाम नव विधानसभा कर लिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज का विभाजन होता रहता है और अंततः ब्रह्म समाज का प्रभाव लोगों में कम हो जाता है। इसके बाद जो अगली संस्था है सामाजिक धार्मिक सुधारों में वो है यंग बंगाल आंदोलन। अब इसमें देखिए यंग बंगाल आंदोलन क्या था। इसकी स्थापना 1826 ईस्वी में होती है। इसके संस्थापक हेनरी विवियन डेरोजियो हैं। इन्हें आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रकवि का पद भी दिया गया है। तो इन्हें आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि के रूप में जाना जाता है।
भारत के पश्चिमीकरण के ये समर्थक थे और इन्होंने बंगाल स्पेक्टेटर नाम की एक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया था। तो ये बातें हैं जो इनको याद करने लायक है कि बंगाल स्पेक्टेटर हेनरी विवियन डेरोजियो ने संपादित किया था। ये पश्चिमीकरण के समर्थक थे और आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने अपने विचारों के प्रचार प्रसार हेतु कई संस्थानों का गठन किया था, जिनके नाम नीचे दिए हुए हैं। जैसे पहली संस्था सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, ये बनाई था इन्होंने। एग्लो इंडियन सोसाइटी, ये भी हेनरी विवियन डेरोजियो ने बनाया था। बंगाल हित सभा, ये भी इन्होंने बनाया था। एकेडमिक एसोसिएशन, हेनरी विवियन डेरोजियो ने बनाया था। और डिबेटिंग क्लब, तो ये संस्थाएं हेनरी विवियन डेरोजियो ने बनाया था और ये यंग बंग आंदोलन के समय के हैं। इसके बाद एक नए संस्थान का उदय होता है जिसका नाम है प्रार्थना सभा। अब देखिए, तो इसकी स्थापना 1867 में महाराष्ट्र में होती है और इसकी स्थापना में केशव चंद्र सेन का महत्वपूर्ण योगदान था। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज का विस्तार बहुत तेज़ी से कर रहे थे, तो उसी विस्तार के दौरान ये कई लोगों से मिले थे। तो इनकी मुलाकात आत्माराम पांडुरंग से भी होती है। तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ही आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना सभा की स्थापना की थी। ठीक है, तो इनका संबंध इससे है। तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना सभा की स्थापना की थी। प्रेरणा कहाँ से मिली? तो उन्हें केशव चंद्र सेन से प्रेरणा मिली थी। इस प्रार्थना सभा के अन्य सदस्य कौन थे? वो थे महादेव गोविंद रनाडे और आर.जी. भंडारकर। तो महादेव गोविंद रनाडे ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, आप इन्हें याद रखें। ठीक, तो प्रार्थना सभा की स्थापना आत्माराम पांडुरंग करेंगे। इसके सदस्य महादेव गोविंद रनाडे हैं। प्रार्थना समाज का सर्वाधिक विकास जो होता है वो महादेव गोविंद रनाडे के नेतृत्व में होता है और रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। तो ये है उनका टाइटल। ये रनाडे का उपनाम है, इसे जरूर याद कीजिएगा। तो इस प्रकार से आप याद रखिए कि गोविंद रनाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु थे। ठीक, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने गोखले को ऋषि कहकर पुकारा था और वह कहा करते थे कि मैं मुस्लिम गोखले बनना चाहता हूँ। रनाडे ने ही विडो रीमैरिज एसोसिएशन का गठन किया था। प्रार्थना समाज ने जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, छुआछूत इत्यादि का विरोध किया। रनाडे ने विधवा विवाह का समर्थन किया और महिला उत्थान के लिए बहुत प्रयास किए। गोविंद रनाडे, तो रनाडे को जाना जाता है विधवा विवाह हेतु। ठीक, इसी तरह याद रखिए कि सती प्रथा का संबंध राजा राम मोहन राय से है। ब्रह्म मैरिज या नेटिव मैरिज का संबंध केशव चंद्र सेन से है और गोविंद रनाडे का संबंध विधवा विवाह से है। प्रार्थना समाज ने सुबोधनी नाम की एक प्रसिद्ध पत्रिका निकाली तथा दलित उद्धार मिशन नाम की एक प्रसिद्ध संस्था की भी स्थापना की। रनाडे के प्रयत्नों से ही दक्षिण शिक्षा समिति या डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना की गई। प्रार्थना सभा से जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो है इसकी स्थापना, जो आत्माराम पांडुरंग ने की थी तथा गोविंद रनाडे के नेतृत्व में ही विधवा विवाह पे कार्य किया गया था। अगली संस्था है थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में होगी और इसके संस्थापक कर्नल H.S. आलकाट तथा मैडम P. ब्लात्स्की थी। ये दोनों संस्थापक 1879 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के आमंत्रण पर भारत भी आते हैं। 1882 ईस्वी में मद्रास के निकट अड्यार नामक स्थान पर इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माना जाता है। 1893 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारों के प्रचार प्रसार हेतु एनी बेसेंट ये भारत आती है। एनी बेसेंट का संबंध किससे है? थियोसॉफिकल सोसाइटी से है और ये 1893 ईस्वी में भारत आती हैं। एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में अपने प्रयासों से सेंट्रल हिंदू स्कूल या सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में बनवाया, जिसको बाद में 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने बदल के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपग्रेड कर दिया, यानी अब ये स्कूल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बन गया 1915 में। कांग्रेस की किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अध्यक्ष बनने का श्रेय एनी बेसेंट को ही जाता है। तो एनी बेसेंट क्या थी? पहली महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये टॉपिक या ये पॉइंट है याद करने लायक, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे जानते रहिए। सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन में एक महत्वपूर्ण संस्था आती है आर्य समाज। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ठीक, तो आगे हम देखते हैं आर्य समाज क्या है और इसके कार्य क्या है। तो भारतीय समाज और धर्म में सुधार हेतु प्रयास करने वालों में एक अत्यंत प्रसिद्ध नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। 1824 ईस्वी में इनका जन्म गुजरात के काठियावाड़ में होता है और ये एक संपन्न ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था, तो ये आप जानिए कि इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। तय की गई शादी की तिथि के लगभग एक सप्ताह पूर्व ही इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। तो घर छोड़ने वालों में ये आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती भी थे और घर छोड़ने वालों में ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय भी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती की मुलाकात 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विरजानंद से होती है, जो इनके गुरु हो जाएंगे। तो स्वामी विरजानंद कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही झूठे धर्मों के खंडन के लिए, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, खंडन करने के लिए
पाखंड खंडिनी पताका लहराई थी 1867 में। तो पाखंड खंडिनी पताका ये लहराया जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, यानी आर्य समाज के द्वारा, और ये लहराया जाता है सबसे पहली बार आगरा में। ठीक, तो आगरा में पहली बार लहराया जाएगा। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। अब देखिए शुद्धि आंदोलन का क्या उद्देश्य था। शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य था कि जो भी लोग अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए हैं, यानी जो भी हिंदू किसी अन्य धर्म में परिवर्तित हो गए हैं, उनको पुनः एक बार हिंदू धर्म में परिवर्तित करके लाना, यानी उनको पुनः हिंदू धर्म में शामिल कराना, ये शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य था। तो इस आंदोलन के तहत जो भी हिंदू किसी अन्य धर्म में परिवर्तित हो गए थे, अन्य धर्म मतलब या तो मुस्लिम या तो ईसाई में, उनको वापस हिंदू धर्म में लाने का प्रयास किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही 1874 ईस्वी में अपने सबसे प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, और ये हिंदी भाषा में लिखी, और यही बुक सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का एक मुख्य ग्रंथ भी बन जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ही 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में माणिक चंद्र जी की वाटिका में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। तो आर्य समाज की स्थापना का डेट क्या हो गया, ये है 10 अप्रैल 1875, 1875 में बम्बई में माणिक चंद्र जी की वाटिका में आर्य समाज की स्थापना होगी। और इसका मुख्य नारा जो दिया जाता है वो है वेदों की ओर लौटो। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना कर दी, मुख्य नारा वेदों की ओर लौटो। 1877 में इस संस्था का लाहौर में एक शाखा स्थापित की जाती है, जो आगे चलकर आर्य समाज का मुख्य केंद्र भी बन जाएगा। ठीक, तो 1877 में लाहौर में एक शाखा बनाई गई। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया। ठीक, ये इनका एक उपनाम है। तो दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। सर वेलेंटाइन शिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो ये एक टाइटल दिया गया था सर वेलेंटाइन शिरोल के द्वारा। ये कोई अच्छी बात नहीं थी। इन्होंने अपने एक लेख में आर्य समाज की आलोचना करते हुए कहा था कि ये आर्य समाज क्या है, ये भारतीय अशांति का जनक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही भारत भारतीयों के लिए यह भी एक प्रसिद्ध नारा दिया था। तो इनके दो नारे आपको याद रखने हैं। पहला है वेदों की ओर लौटो, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और दूसरा है भारत भारतीयों के लिए, और इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया। ठीक, तो स्वराज शब्द जो आया वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। 1882 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही गौरक्षणी सभा की भी स्थापना की जाती है। तो इन्होंने एक नई सभा गौरक्षणी सभा बनाई। ठीक, अब देखिए जोधपुर के महाराजा थे सज्जन सिंह, उनकी एक मुस्लिम रखेल के द्वारा भोजन में हल्के विष दिए जाने के कारण स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु अजमेर में हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद शिक्षा के तौर तरीकों और उसके स्वरूप में लेकर इनके अनुयायियों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है। 1887 ईस्वी में लाहौर में लाला हंसराज के द्वारा दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की गई, और यहाँ पर जो शिक्षा दीक्षा का कार्य था वो पश्चिमी शिक्षा पद्धति के आधार पर दी जाती थी। तो अब तक आर्य समाज में दयानंद सरस्वती भारतीय शिक्षा पद्धति और भारतीयता के लिए कार्य कर रहे थे, परंतु उनकी मृत्यु के बाद थोड़ा वैचारिक मतभेद उत्पन्न होता है, और लाला हंसराज ने दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना कर दी है, जिसमें पश्चिमी शिक्षा पद्धति के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। 1902 ईस्वी में हरिद्वार के निकट गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, लेखराम तथा मुंशीराम नामक दो व्यक्तियों के द्वारा। ठीक, और यहाँ पे जो शिक्षा दीक्षा का कार्य होगा वो प्राचीन गुरुकुल पद्धति से होगा। ठीक, तो आपने देखा कि लाला हंसराज ने दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की, जहाँ से शिक्षा पश्चिमी शिक्षा पद्धति पर हो रही है, और लेखराम और मुंशीराम ने मिलकर प्राचीन शिक्षा पद्धति के आधार पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो आर्य समाज में भी दो गुट बन गए, एक ने पश्चिमी शिक्षा पद्धति अपनाई और एक ने प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति अपना ली। अब देखिए ये जो मुंशीराम जी हैं, ठीक है, मुंशीराम का एक अन्य नाम स्वामी श्रद्धानंद है, और ये नाम इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। दूसरी बात, स्वामी श्रद्धानंद ही आगे चलकर जब असहयोग आंदोलन होगा 1921 में, तो उस समय हिंदू मुस्लिम एकता को प्रदर्शित करने के लिए स्वामी श्रद्धानंद दिल्ली की जामा मस्जिद में खड़े होकर कौमी एकता का भाषण देते हैं। ठीक, तो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो जामा मस्जिद में जाकर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भाषण देते हैं। अगली जो संस्था है वो है रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन ये संस्था का नाम है, और इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। ये संस्था भी बनाई गई थी स्वामी विवेकानंद के गुरु के नाम पे, और इनके गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस। ठीक, तो देखते हैं रामकृष्ण परमहंस जो कि स्वामी विवेकानंद के क्या थे, गुरु थे, जो अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों की वजह से भारत में काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। इनका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। तो गदाधर चट्टोपाध्याय कौन है, ये रामकृष्ण परमहंस जी हैं। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस बहुत ही कम उम्र में कलकत्ता के निकट एक दक्षिणेश्वर स्थित काली माता के मंदिर के पुजारी बन गए थे। तोतापुरी नामक एक महान वेदांतिक साधु से इनको वेदांत की शिक्षा मिली थी। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में।
स्वामी विवेकानंद। ठीक, इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनका जन्म कलकत्ता के एक धनवान क्षत्रिय परिवार में हुआ था 12 जनवरी 1853 को। ठीक, तो 12 जनवरी ये जो डेट है 12 जनवरी, इसी डेट को मनाया जाता है भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस भी, क्योंकि ये सबसे युवा व्यक्तित्व थे और इनका जन्म होता है 12 जनवरी को, तो इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और जब वे कन्याकुमारी पहुँचे थे तो वहीं पर उन्हें इस बात की जानकारी मिली थी कि अमेरिका के शिकागो शहर में संसार के सभी धर्मों की एक सभा होने जा रही है। ठीक है, तो इसकी जानकारी उन्हें कन्याकुमारी में मिलती है। तो स्वामी विवेकानंद खेतड़ी के महाराजा और स्वामी जी के प्रिय शिष्य मंगल सिंह यानी अजीत सिंह के निवेदन पर अमेरिका जाने के लिए तैयार होते हैं और खेतड़ी के महाराजा के सुझाव पर ही इन्होंने अपना नाम नरेंद्र से बदलकर स्वामी विवेकानंद कर लिया था। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा, इनको स्वामी विवेकानंद का जो उपनाम दिया गया था उन्होंने किसने दिया, वो खेतड़ी के महाराजा ने दिया था। तो शिकागो के लिए वे बम्बई से 31 मई 1893 ईस्वी में रवाना होते हैं और 11 सितंबर 1893 ईस्वी में शिकागो के कोलंबस हॉल में यह सम्मेलन प्रारंभ होता है। इस सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद की जब बारी आई तो उन्होंने अपनी परंपरागत अभिवादन शैली में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों से अपना भाषण प्रारंभ किया था और जिससे वहाँ मौजूद दर्शक काफ़ी प्रसन्न हुए थे। वहाँ पर जब इनको ज़बरदस्त प्रसिद्धि मिली तो फरवरी 1895 ईस्वी में न्यूयॉर्क में ही उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। तो ये जो संस्था है वेदांत सोसाइटी, इसको आप याद रखिए, वेदांत सोसाइटी की स्थापना होती है 1895 ईस्वी में। संस्थापक कौन, स्वामी विवेकानंद। ठीक, तो इसका उद्देश्य भारतीय धर्म और दर्शन का अमेरिका में प्रचार प्रसार करना था। भारत में 1897 ईस्वी में अपने गुरु के विचारों को फैलाने के लिए विवेकानंद ने कलकत्ता के वेलूर नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन नामक संस्था की स्थापना की थी। ठीक, तो भारत में बनता है रामकृष्ण मिशन, ये संस्था बनाते हैं विवेकानंद, और अमेरिका में बनाते हैं वेदांत सोसाइटी। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। ठीक, स्वामी विवेकानंद जी से अमेरिका में आयरलैंड की एक महिला जिसका नाम था मार्गरेट नोबल, वो काफ़ी प्रभावित होती हैं और जो कि बाद में भारत भी चली आती हैं और इनका नाम स्वामी जी ने बदलकर सिस्टर निवेदिता कर लिया। तो सिस्टर निवेदिता कौन है, ये वही मार्गरेट नोबल है। ठीक है, ये आयरलैंड की रहने वाली थी। सिस्टर निवेदिता ने द वे ऑफ इंडिया लाइफ नामक एक पुस्तक की रचना की थी। ठीक, तो स्वामी विवेकानंद फिर से एक धर्म सभा में भाग लेने जाते हैं जो 1902 ईस्वी में पेरिस में होती है और ये दूसरी धर्म सम्मेलन थी। ठीक, तो पहली धर्म सम्मेलन जो 1893 में होता है ये अमेरिका में होता है, उसके बाद एक फिर से होती है पेरिस में 1902 ईस्वी में। ठीक, उसमें भी भाग लेने स्वामी विवेकानंद जी जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। ठीक, जबकि सिस्टर निवेदिता ने इन्हें योद्धा सन्यासी कहकर पुकारा था। तो ये उनके उपनाम हैं। इस बात को मैंने बताया कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो उपनाम है वो भी एग्जाम में आते हैं, तो उन्हें भी याद करना है कि योद्धा सन्यासी किसे कहा गया है, स्वामी विवेकानंद को कहा गया है। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी स्वामी विवेकानंद को बोला गया है और ये कहने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। 4 जुलाई 1902 ईस्वी में 39 वर्ष की अवस्था में ही इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी समाधि कन्याकुमारी में बनाई गई है। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का यह वीडियो पार्ट 1 था। इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स या स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपके अगर कोई सजेशंस या सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे ऐसी और भी वीडियोज़ दी जा सके। थैंक यू।